आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे। मैरिटल रेप, जिस पे भारत में कोई लॉ नहीं है। बहुत ज़रूरत है, लेकिन कोई भी कानून नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में ये जो आर्टिकल है, ये जो एडिटोरियल है, इनफैक्ट आर्टिकल नहीं, एडिटोरियल जो है वो शानदार है। हम मैरिटल रेप पे, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि भारत की हालत क्या है, औरतों की हालत कितनी बुरी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, तो आप इसको जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। जब कोई स्ट्रेंजर करता है, जिसको हम नहीं जानते, वो सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता, खतरनाक है ये। लेकिन अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ करती हूं, तो आपको पता ही है, शादी के बाद तो सब जायज है, तो वो पर्सनल हो जाता है। वो मुझे जानता है। उसके बावजूद जब वो इस तरीके की हरकतें करता है, तो वो चीज मुझे पूरी तरीके से तोड़ के रख देती है और वो एक पर्सनल अब्यूज है। और इसे बहुत सारे आप एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे टेस्टिमोनीज अवेलेबल हैं। बड़ा दिल तोड़ने वाला है ये सब। इससे पहले हम आगे बढ़े, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ये मेरा ऑफिशियल है, इस पे अभी 12,300 सब्सक्राइबर है, तो आपको सारे लेक्चर्स की पीडीएफ यहां पे मिल जाएगी। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ओ होना चाहिए। तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, और अभी कुछ सालों में ये लगातार बढ़ती गई है। अब दोस्तों, मैरिटल रेप डोमेस्टिक वायलेंस से भी ऊपर है। यहां पे आप डोमेस्टिक वायलेंस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ औरत के जिस्म के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, उसको मेंटली पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, और वो कुछ कह भी नहीं सकती, वो कुछ नहीं बोल सकती। अगर वो अपने रिलेटिव से बोलेगी, अपने मम्मी पापा से बोलेगी, तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये उसका राइट है। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। कुछ पेरेंट्स बहुत ही बढ़िया होते हैं, कुछ खड़े होते हैं अपनी बेटियों के साथ, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या, नहीं नहीं बेटा, तुमको वहीं रहना पड़ेगा, ये तो उसका राइट है, ये तो वो करेगा ही करेगा। एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, जो वो बता भी नहीं सकती। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। अब दोस्तों, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, 2019 की रिपोर्ट इतनी ज्यादा परेशान करने वाली है। देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से हर 16 मिनट पे एक औरत के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, और हर 4 मिनट पे वो किसी ना किसी तरीके की क्रुएलिटी, किसी ना किसी तरीके का टॉर्चर जो है, अपने इन लॉज के हाथों से, जो उसके रिलेटिव हैं, एक्सपीरियंस करती है। अब आप सोचिए, ये लेक्चर खत्म होते होते 16 मिनट हो जाएंगे। जब से मैंने लेक्चर शुरू किया है, जब से 4 मिनट हो गए हैं। लेक्चर खत्म होते होते एक औरत का बलात्कार हो चुका होगा, जो भारत की रिपोर्ट है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं। और अभी जब तक लेक्चर चल रहा है, तब तक 2 3 4 बार किसी ना किसी तरीके का टॉर्चर औरत ने एक्सपीरियंस कर लिया होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली रिपोर्ट है, एनसीआरबी की है, लेकिन यही सच्चाई है। 70% ऑफ वुमेन इन इंडिया आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। 100 में से 70 औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और जिनके साथ नहीं होता, कभी ना कभी वो हुआ है। मैरिटल रेप जो है, 100 से ज्यादा देशों में, ये पूरी दुनिया में, खाली भारत में प्रॉब्लम नहीं है। ये आप मत समझिएगा कि सिर्फ भारत में ये प्रॉब्लम है। भारत में प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। लेकिन ज्यादातर देशों में, 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है, जिन्होंने मैरिटल रेप को एक सजा बनाया है कि अगर आप करोगे तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन भारत उन देशों में से है, भारत उन 36 देशों में से है जहां पे मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। ये हमारे लिए एक, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हुए हैं। भारत में कानून बनता रहता है, एक्ट्स आते रहते हैं, और इस चीज को, ये इतनी बड़ी चीज को हमने दरकिनार करके रखा हुआ है। तो ये हमारे लिए, कहते हैं ना कि एक बड़ा शर्म का कारण है कि ज्यादातर देशों में मैरिटल रेप को, शादी के बाद जो बलात्कार होता है, मैरिटल रेप, आप समझते हो ना, मैरिटल रेप मतलब होता है कि आप, जो आपका स्पाउस है ना, उसको आप फोर्स कर रहे हो, उसको सेक्स करने का मन नहीं है, शारीरिक संबंध बनाने का
उसको कोई भी अभी इंटेंशन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आप उसको फोर्स कर रहे हो विदाउट प्रॉपर कंसेंट, और उल्टी सीधी चीजें करवा रहे हो, वो भी इसमें शामिल होगी। ये एक तरीके से औरतों को डिग्रेड, खत्म करती है और डिसएम्पावर करती है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हम हमेशा बात करते हैं ना, लेकिन दिस इज द एक्ट ऑफ डिसएम्पावरमेंट। तोड़ के रख देती है किसी भी औरत को ये। देखिए, एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। मैं कार्ल मार्क्स की बातें आपके दिमाग पे रहेंगी। ये जो कुछ थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उन्होंने जो बोला है वो आपके दिमाग में छपेंगी। मॉडर्न वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड, मॉडर्न वर्ल्ड इज एलियनेटेड, ये उन्होंने बोला था। शादी के बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि शादी एक एग्रीमेंट होता है, एक अरेंजमेंट है। सपोज करिए, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। एक लड़का एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है, वैसा वर्षा भी हो सकता है, लड़की को आप लड़के से भी आप रिलेट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा उसका दिल है। हाँ ठीक है, अगर वो नहीं कमा रहा है तब तो देखिए हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, तब तो अलग बात है, तब तो फिर वो कोई भी उससे शादी नहीं करेगी, कोई भी लड़की या लड़का उससे शादी नहीं करेगी। लड़कियों के साथ अगर लड़का नहीं कमा रहा है तो वो शादी नहीं करती है, और वो ठीक भी है। लेकिन अगर वो प्रॉपरली सेटल्ड है, अच्छा खासा कमा रहा है, बहुत प्यार करता है, उतने में आता है उससे 20 गुना ज्यादा हैंडसम, उससे 20 गुना ज्यादा अच्छा कमाने वाला इंसान। देखिए, एक हमारी मेंटालिटी है कि और अच्छा और अच्छा और अच्छा करके हम लोगों को रिजेक्ट करते रहते हैं। ये मूवीज में अच्छा लगता है। बॉलीवुड ने बर्बाद करके रखा हुआ है पूरे देश को, पूरे देश के युवाओं को, और सबको बर्बाद करके रखा हुआ है। जो बॉलीवुड में होता है वो एक्चुअली में बिल्कुल उससे ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब इस तरीके का कोई इंसान आता है, परिवार वाले बोलेंगे छोड़ दो उस लड़के को। कहीं ना कहीं लड़की या लड़के का भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अगर लड़की बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे परिवार से, तो लड़के का भी थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। लड़की का होता है अगर बड़ा कमा रहा है, उसका भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अब उस लड़के या लड़की से पूछो उसके ऊपर क्या गुजर रही है, बेचारे के ऊपर। अब होता क्या है कि उसमें वो 3 साल के रिलेशन, दोस्तों ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि 3-3 4-4 साल के रिलेशन 1 मिनट में टूट गए, और एक इंसान जिसको 1 महीने भी नहीं हुए थे उससे शादी कर ली उसने। 1 महीने छोड़िए, 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे। शादी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। आप जितनी अपनी जिंदगी जिए हैं उससे दुगनी उस इंसान के साथ गुजारेंगे। जानना बहुत जरूरी है, तो 4-5 महीने दें, जाने ठीक है अच्छा लड़का है कि नहीं या लड़की है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। नहीं जानेंगे तो दिक्कत होगी। तो यही कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जो मैरिज है वो एक तरीके का एग्रीमेंट हो गई है। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट है कि आप जाइए एग्रीमेंट करिए, है ना, एड्स आते हैं, सिलेक्ट करिए, प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए, पेमेंट करिए। पेमेंट आप समझ रहे हैं ना, मैं सब आप आई होप समझ रहे होंगे। पेमेंट करिए और ले जाइए, ये हो गया है आजकल। तो इस अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो भाई फिर सोसाइटी परेशान रहेगी ही रहेगी, डोमेस्टिक वायलेंस होगा ही होगा, अनफॉर्चुनेटली ये सच है। तो इसीलिए हमेशा बहुत समझ के परिवार को चुने और लड़का या लड़की को चुने, ताकि डोमेस्टिक वायलेंस, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस खाली औरतों के साथ नहीं होता है, आदमियों के साथ भी होता है। ये भी सच है, आदमियों के साथ भी। अब औरतें मारेंगी नहीं, लेकिन मेंटली बहुत बहुत ज्यादा आदमी टॉर्चर होते हैं, ये भी सच्चाई है। ठीक है, तो जब भी मैं मैरिज पे लेक्चर लेता हूं मुझे हमेशा कार्ल मार्क्स की यही बात याद आ जाती है, और वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। तो अब डोमेस्टिक वायलेंस मतलब मैरिटल रेप पे क्या होगा कि लड़की तैयार नहीं है और आप जबरदस्ती उसको फोर्स कर रहे हो। लड़की किसी से कह नहीं सकती। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी खराब चीज ये अनरिपोर्टिंग है। भारत में 70-80% केसेस अनरिपोर्ट रहते हैं बलात्कार के, 90% इनफैक्ट। ठीक है, 99.1% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये 2015-2016 का आंकड़ा है। 100 में से 99 केस जो सेक्सुअल, मैंने तो बलात्कार के बताया आपको, सेक्सुअल वायलेंस के 99% केसेस गो अनरिपोर्टेड, एंड दैट एवरेज इंडियन वुमेन इज 17 टाइम्स मोर लाइकली टू फेस सेक्सुअल वायलेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। अब आप बताइए, 100 में से 99 केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं सेक्सुअल वायलेंस के। इंडियन वुमेन जो है, भारत में जो औरतें हैं जिनकी शादी होती है, 17 गुना ज्यादा वो सेक्सुअल वायलेंस फेस करती है अपने हस्बैंड के थ्रू। क्यों नहीं अनरिपोर्ट हो रहे हैं? हस्बैंड ने मान लीजिए मैरिटल रेप किया, बलात्कार किया, लड़की का मन नहीं था, भाई लड़की नई नई गई है, ठीक है, नई नई गई है,
टाइम लगता है एडजस्ट होने में। लड़कों की बायोलॉजी और लड़कियों की बायोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है। लड़कियां बहुत सहज होती है, टाइम लेती हैं वो, लड़कों को टाइम नहीं चाहिए। तो लड़कियां शांत रहती हैं। अब होता क्या है कि इसमें जानते तो, तभी मैं कह रहा हूं ना, जानना बहुत जरूरी होता है। जानते तो है नहीं, वो स्ट्रेंजर है उसके लिए एक तरीके से। अरेंज मैरिज में तो वो तो वही है, एक तरीके से चल गया तो चल गया, तो स्ट्रेंजर है। अब इसमें होता क्या है कि हस्बैंड से रिलेशन बनाया उसने, मान लीजिए बलात्कार कर दिया, तो अब वो कहां जाएगी? अपने घर में किसको बताएगी? घर में बताएगी तो बोलेगी वो तो उसका हक है, हमारे यहाँ तो पेट्रियार्की है ना, पुरुष प्रधान है, वो तो उसका हक है। पुलिस में जाएगी तो पुलिस हंसेगी। पहली तो अब बात, तो पुलिस में जाने की हिम्मत ही नहीं होती है। अपने माँ बाप से बताएगी तो बोलेगी नहीं बेटा ऐसा मत करना। और अगर गलती से वो चली भी गई तो आप समझिए तुरंत उसका हस्बैंड उसको घर से बाहर निकाल देगा, 110% कि जाओ यहां से, दोबारा दिखना नहीं। और लड़की अगर इंडिपेंडेंट नहीं है ज्यादातर, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लड़कियों को 10-15 हज़ार कुछ भी कमाए, लड़कियों को जरूर कमाना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट बने, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं भाई। वर्किंग में 100 में से 23 लड़कियां, मतलब 23% तो खाली वर्किंग वुमेन है, और पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। तो हस्बैंड बाहर निकाल देगा, बोला जाओ यहां से आना नहीं दोबारा। अब वो कहां जाए? ना उसके पास नौकरी, घर वाले और ताने मारेंगे कि तुम तो छोड़ के आ गई अपने हस्बैंड का घर, समाज और ताना मारेगा। तो इससे अच्छा रिपोर्ट ही ना करो। रिपोर्ट करा दिया तो इतनी ज्यादा बेइज्जती होगी, फिर केस जो चलेगा जिस तरीके से बार बार, भारत में यह भी प्रॉब्लम है ना कि ट्रायल में बार बार वही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है? तो केस जो चलेगा उसका ट्रॉमा अलग। कुल मिला के केस रिपोर्ट ही नहीं होते इन सारी वजहों के कारण। अब अगर रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं तो आप सोचिए कि उस औरत के मन में क्या गुजरेगी। हमको कभी बड़ा अच्छा, मतलब कभी हम, देखिए जो हम काफी लाइटली ले लेते इस प्रॉब्लम को। मतलब क्या है, जैसे आदमी जो है, अगर ऐसा जैसे मैं आप लेक्चर सुन रहे हैं तो आप लाइटली ले रहे होंगे, लेकिन जब हमको कोई परेशानी होती है और जब हमारा कोई नहीं सुनता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, है ना? आप किसी दुकान में गए, आपके साथ धोखा हो गया, उसी में आप परेशान हो जाएंगे, क्या करें क्या ना करें। अब यहां तो एक जो औरत है उसके तो मेंटल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वो मेंटली क्या सपने लेके आई थी, क्या हुआ। एक टेस्टिमनी में सुन रहा था कि मैं जब इससे मिली वो इतना अच्छा था और 1 महीने तक उसने मुझे इतना किया, बहुत बढ़िया, लेकिन जब गई तो उसने मेरे साथ बलात्कार किया। शादी के बाद उसने मेरे साथ लगातार बलात्कार किया और मेरे सपने ही टूट गए कि क्या सोचा था, क्या हुआ। तो ये सबसे बड़ी, द प्रॉब्लम ऑफ अनरिपोर्टिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। रिपोर्ट जरूर करिए। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे ना तो ये और बल मिलता जाता है। और इन लॉज भी, परिवार वाले भी कई बार सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड तो हस्बैंड, बल्कि जो ससुर है वो भी, आप समझ रहे हैं? तो ये रिपोर्ट में सामने आया है, ये एक्सपीरियंस शेयर किया ना, सर्वे होता है तो एक्सपीरियंस शेयर करती हैं औरतें। अमेंडमेंट्स हुए हैं क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं, लेकिन लॉ जो है, क्या बताएं कि ये कल्प्रिट्स को ज्यादा सेफगार्ड करता है, ठीक है? स्टेटस ऑफ मैरिटल रेप की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो डेफिनेशन ऑफ रेप है, दैट इज कोडिफाइड इन सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी। आपको आईपीसी और सीआरपीसी में फर्क पता है ना? इंडियन पिनल कोड, इसमें सजा के प्रावधान है, ठीक है? किस तरीके का क्राइम, किस तरीके की सजा। सीआरपीसी की बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860 में आया, सीआरपीसी 1973 में आया। सीआरपीसी जो इंडियन पिनल कोड की सजा है, आईपीसी में जो सजा लिखी है उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन होगा, वो सीआरपीसी में लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसमें सेक्शन 375 में, इसमें देखिए मैरिटल रेप पे कोई लॉ नहीं है, तो जितने भी नॉन कंसेंशुअल इंटरकोर्स होते हैं विद अ वुमेन, ये सेक्शन 375 में आते हैं। कि और औरत ने कंसेंट नहीं दिया, दैट मीन्स वो सेक्शन 375 में आएगा। जितने भी मतलब जो नॉन कंसेंशुअल इंटरकोर्स होते हैं, नॉन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, ये एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 से आती है। एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375, इसमें अनविलिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ over 15 years of age from section 375 definition of rape and thus immunized such acts from prosecution। समझे? इसका मतलब यह है कि हस्बैंड और वाइफ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, चाहे विलिंगली हो चाहे अनविलिंगली हो,
अगर वाइफ 15 साल से ऊपर है तो उसमें कोई भी सजा के प्रावधान नहीं है। मतलब एक तरीके से वो हस्बैंड का राइट है। अब चाहे औरत कंसेंट दे चाहे ना दे, यानी कि 15 साल से नीचे रेप नहीं है। अगर वाइफ है और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और वाइफ ने कंसेंट नहीं भी दिया है, तब भी हम उसको रेप नहीं मानेंगे। हालांकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि मतलब ये जो एज ऑफ कंसेंट है ये 18 साल कर दी। ठीक है, अब 18 साल से नीचे अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तब उसको रेप माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। तो एज ऑफ कंसेंट जो है वो 15 से 18 साल कर दी है। लेकिन दोस्तों, जितनी भी एज की हो, चाहे 15 साल हो चाहे 18 साल हो, शादी के बाद अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको रेप क्यों नहीं माना जा रहा है? आप समझ रहे हैं? मैरिटल रेप डज एग्जिस्ट। यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है इस पे? यूनाइटेड नेशंस लेकिन कहता है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वो वायलेंस को डिफाइन करता है, वुमेन वायलेंस को डिफाइन करता है कि कोई भी जेंडर बेस्ड वायलेंस जो फिजिकल, सेक्सुअल या मेंटल हार्म करे औरतों को, दैट इज डिफाइंड अंडर दिस। वो सही नहीं है, लेकिन सेक्शन 375 या हमारे यहां ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो मैरिटल रेप को डिफाइन करे। ठीक है, अब देखिए ये जो लॉ है, अगर हम बात करते हैं, वैसे तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को ही ये वॉयलेट करता है कि नहीं? मैरिटल रेप जो है वो राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 में है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 21 को ही वॉयलेट करता है एक तरीके से, जिसमें हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेंटली फिजिकली सही होना चाहिए, ठीक है, डिग्निटी, सेफ लिविंग कंडीशन होनी चाहिए, ये सब इसका वॉयलेशन है। अब वैसे तो अगर आप इसका इतिहास देखें तो अगेन ये ब्रिटिश का ही दिया हुआ। ब्रिटिश एरा में क्या था ना, विक्टोरियन कल्चर वहां पे आदमियों को बहुत ऊपर उठाता है। वहां पे आदमी मतलब एक पेट्रियार्कल नॉर्म है, तो वो एक तरीके से मेन और वुमेन को इक्वल्स देखते ही नहीं थे। ठीक है, मैरिड वुमेन अपनी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं ले सकती, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती थी। तो एक तरीके से ये इतिहास में, इसीलिए 1860 में जब इंडियन पीनल कोड आईपीसी बना तो इसमें उस मैरिटल रेप को डाला ही नहीं किया। फिर उसके बाद वैसे भी औरतों को तो संपत्ति समझा जाता है, हस्बैंड की संपत्ति है, हस्बैंड की ऑटोनॉमी है, वो जो चाहे करे। चलिए अब तो पढ़ाई लिखाई आ गई है, औरतें पढ़ने लगी हैं, लेकिन गांव में अगर आप चले जाएं तो वहां पे अभी भी वैसा ही है, इतना लंबा लंबा घूंघट होता है, इक्वल प्रोटेक्शन नहीं है। मैरिड वुमेन जो है, डिनाई मैरिड वुमेन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको प्रोटेक्शन दी है, लेकिन जिन औरतों की शादी हो गई है उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया सेक्सुअल वायलेंस में। तो लॉ मेकर्स ये समझ ही नहीं पाए कि मैरिज कोई ऐसे नहीं देखनी चाहिए कि हस्बैंड को लाइसेंस है, वो जो चाहे वो करे अपनी वाइफ के साथ, जब चाहे तब करे, जो चाहे वो करे। ये लाइसेंस नहीं है, वुमेन का ये राइट है कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके, और अपनी बॉडी के ऊपर वुमेन का ही राइट होता है, ना किसी और का। ठीक है, तो ये चीज है। फिर मैंने बताया कि आपके सेक्शन 40, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को तो ये वॉलेट करता ही है। सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, पर्पस यही है इस सेक्शन का कि वो अगर वुमेन्स के साथ कुछ भी हो रहा है, कोई भी सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, तो सेक्शन 375 प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन मैरिटल रेप के बारे में सेक्शन 375 बिल्कुल चुप है, वो कोई भी बात नहीं करता है ना। तो इसीलिए वुमेन से जो है वो कैसे केस दायर करें, किस बिना पे केस दायर करें, और इसीलिए अब्यूजिव कंडीशन से वो एस्केप कर ही नहीं पाती हैं। क्या आगे हमको करना चाहिए? जीएस वर्मा कमेटी, आपको पता ही है कि जब 2012 में गैंगरेप हुए थे, उसके बाद जीएस वर्मा कमेटी जो है वो बैठाई गई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बोला था कि इस लॉ को ही हटा दो, इस लॉ को ही हटा दो, बहुत ज्यादा बेटर होगा। अगर हम इस लॉ को रिमूव कर देते हैं, बाय रिमूविंग दिस लॉ, वुमेन बहुत ज्यादा सुरक्षित होंगी, वुमेन विल बी सेफर फ्रॉम द अब्यूजिव स्पाउसेस। ये जो एक्सेप्शन है, सेक्शन 375 को नहीं हटाना है, ये जो एक्सेप्शन है आप इसको हटा दो, ताकि मैरिटल रेप
जिसके साथ भी हो रहा है उनको हेल्प मिल सके। लेकिन दोस्तों इसका एक रेपरकशन ये भी हो सकता है कि अगर झूठा केस दायर कर दिया फिर आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि किसी औरत ने, ऐसा कई बार होता है कि पूरे परिवार को झूठे केस में फंसा दिया जाता है, दहेज का झूठा केस डाल दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए इस तरीके का केस आया फिर क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हमको दोनों तरीके से ही बात करनी है, ठीक है। आदमियों के साथ भी बहुत ज्यादा ज्यादतियां होती हैं। तो 2017 में एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये फाइल की गई थी एक एनजीओ ने, और यहां पे ये बोला था कि जो मैरिड वुमेन है 15 साल से ऊपर, दे शुड ऑल्सो बी अफोर्डेड दी प्रोटेक्शन, उनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम, ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं, हम कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि केस हुआ था स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस कृष्णप्पा। देखिए आर्टिकल 21, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि आर्टिकल 21 के, ये आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहा है। जितने भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर किसी भी औरत को शादी के बाद सेक्सुअल ट्रॉमा झेलना पड़ रहा है तो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। फोर्स्ड सेक्स, ये आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है हमारा। आर्टिकल 13 से 32 तक फंडामेंटल राइट में आता है। ये सारे हमारे फंडामेंटल जो हमको देने ही देने हैं। तो इसमें स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस कृष्णप्पा केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि सेक्सुअल वायलेंस जो है इट इज डी ह्यूमनाइजिंग एक्ट, और ये राइट टू प्राइवेसी में एक इंट्रूजन है। और इसी जजमेंट में यह भी बोला था कि नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ये फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस को दर्शाता है। और सेम केस सुचेता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि आर्टिकल 21 का ये वायलेशन है। तो ऐसे केसेस जो हुए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है। लेकिन दोस्तों हम कर क्या सकते हैं, हम कर यही सकते हैं कि इस तरीके के जो एक्सेप्शंस हैं उनको हटाया जाए, ठीक है, ताकि हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकें और इस वायलेंस को हटाएं, ये ना हो, और जो मैरिड वुमेन्स हैं उनको ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफर कर सकें। इंडियन लॉ हस्बैंड और वाइफ को सेपरेट और इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी आइडेंटिटीज के रूप में देखता है, ठीक है। तो अब बिल्कुल सही बात है कि सेक्शन 375 में जो एक्सेप्शन 2 है ऑफ द आईपीसी कि 15 साल से ऊपर है तो वो रेप नहीं माना जाएगा, इसको हटा दे। क्योंकि दोस्तों 2/3 ऑफ द मैरिड वुमेन इन इंडिया 15 साल से 49 साल की उम्र तक दे हैव बीन बीटन, उनको मारा जाता है, या फिर दे आर फोर्स्ड टू प्रोवाइड सेक्स। पांचवा में से एक मर्द जो है, आदमी जो है, वो अपनी वाइफ को फोर्स करता है कि उसके साथ सेक्स करे। वो 104 देशों ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया है। इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और चाइना ने अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया, इस पर कोई भी कानून नहीं है। तो अब वक्त आ गया कि हम इस पर कुछ स्टेप लें, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लें। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये इंडियन एक्सप्रेस का खूबसूरत आर्टिकल ऑथर ने लिखा है, मैं ऑथर का एक्चुअली नाम भूल गया, आई एम रियली सॉरी। जरूर पढ़िएगा भी आप। वैसे पढ़िएगा क्या, सारी चीजें जो आर्टिकल में लिखा है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है और डेटा भी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।